1, 2, 3, 4. Hi to all my Andaman lovers. So party season just got a new upgrade. So मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गोइंग कार्स आप सबके लिए लेके आ चुका है न्यू ईयर के नए पार्टी क्लोथ्स। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज बाथू बस्ती, अबरदीन बाजार, रंगत, दिगलीपुर एंड बम्बू फ्लैट। तो देर मत करिए, जल्दी आ जाइए गोइंग कार ट्रेंड्स दैट इज अबरदीन बाजार में अपने न्यू पार्टी वेयर्स लेने के लिए फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। And a very happy new year to all the Goenkas customer. Thank you for choosing Goenkas. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे जीबी पंत अस्पताल के सामने जो कैंटीन एरिया है वहां पर बैठे हैं। इनके आदेश का मान रखते हैं कि यहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही यहां से कुछ जानकारियां हमें मिली है उसके ऊपर में डिस्कशन करने के लिए हम हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, हम उनसे मिले। अंशुमन रॉय जी ने हमें बुलाया। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वे जो है आज जीबी पंत को लेकर बात करना चाहते हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं कि जीबी पंत अस्पताल यानी कि देखा जाए तो मुद्दों से भरा हुआ है। कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे जो समय समय पर यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं या उनके परिवारजन हैं वे बोलते रहते हैं, वे बताते रहते हैं। अगर हम उसे यूट्यूब चैनल या अखबारों में नहीं देखते हैं तो व्हाट्सएप में तो ये सारी खबरें आए दिन चलते ही रहती है, इसके ऊपर में डिस्कशंस होते ही रहते हैं। लेकिन जब मुद्दा कुछ ऐसा हो जाए जहां पर ये लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा हो, तब अंशुमन रॉय जी जैसे लोग आते हैं सामने और उन मुद्दों को जो है उजागर करना चाहते हैं कि प्रशासन इनकी बातों को ध्यान से सुने एंड अगर कोई सकारात्मक बदलाव ला सके तो लाएं, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो जनता है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है, उनके ज़िंदगी से जुड़ी है। तो मुद्दा बेशक अहम ही होगा एंड इसकी अहमियत को समझे हमारी प्रशासन, हमारे डीएचएस मैनेजमेंट एंड इस पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए जिससे ये जो परेशानियाँ यहाँ पर पीड़ितों को हो रहा है, अब वे पीड़ित कौन है वे हम अंशुमन जी से ही जानना चाहेंगे। किन किन मुद्दों पे वे बात करना चाहेंगे अंशुमन जी के जुबानी ही हम सुनेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई। देखिए हेल्थ सेक्टर को लेके जैसे कि आपने कहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहता है, लेकिन ये ब्लेम भी हमारे ऊपर आता है कि हम लोग जो है हेल्थ सेक्टर और खास करके जीबी पंत को लेकर जो है एक ऐसा भ्रम या फिर ऐसा पैनिक फैला रहे हैं जिससे जो है हॉस्पिटल का बदनामी हो रहा है। चलिए ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ कमेंट्स या हमारे कुछ वक्तव्य से जो है जीवन में आने से डर लगता होगा। चलिए कोई बात नहीं, मगर उसके बावजूद भी लोगों के पास दूसरा कोई उपचार ही नहीं है ना, उन्हें आना तो फिर भी यहीं पड़ेगा चाहे कोई कितना भी डरा ले। इंटरेस्टिंग बात तो वही है ना कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर का। यही कारण है कि उनको पता है उन लोग कितना भी चिल्लाए, ठीक है, आना तो यही है, आना तो यही है ना, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे आप जैसे कि एट प्रेजेंट एसआर जितने हैं, सीनियर रेसिडेंट्स जितने हैं डॉक्टर्स, हाँ सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स जितने हैं वहां से लेकर अप लेवल तक सीनियर डॉक्टर्स का भी सैलरीज नहीं मिला है। अटेंडिंग डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला है, किसी का भी सैलरी नहीं मिला है। ये आप तो कैसे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अभी देखिए ये सब जो बात है ये हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट तो रहता नहीं है। तो मेरा ये न्यूज सुन के एडमिनिस्ट्रेशन का अगर थोड़ा भी ठीक है कान में कुछ अगर असर होगा मेरा वर्ड्स का, तो एक बार इंक्वायरी करा ले, पता करवा ले कि यहाँ पे जो है एसआर लेवल से लेके ऊपर लेवल तक का सैलरीज इस मंथ का हो या लास्ट मंथ का हो, इस मंथ का शायद
पेमेंट हुआ कि नहीं, वो कंफर्म करा ले, उसके बाद जो एक्शन लेना है मेरे ऊपर ले, हम तो ओपन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ में आप पेंटाजोल दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मल एक गैस का दवाई है, ठीक है। पेंटाजोल पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है या कोई भी गैस की दवाई? दवाई नहीं है यहाँ पे, गैस की दवाई है ही नहीं। गैस की दवाई है ही नहीं, जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन आपको मिला, मुझे मिला है आज यानी कि 5 जनवरी 2026। जी हाँ, ठीक है। और ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है, जैसे कि आप नॉर्मली आप कैमरा ऑफ करके भी अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप खुद वार्ड्स में चले जाइए, आप पूछिए एक एक पेशेंट के अटेंडर से कि यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या, वो लगातार आपको एक अटेंडर कम से कम 10 प्रॉब्लम्स बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात। नहीं, सही बात है, लेकिन उसमें असर, ये तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ, ये तो मैं 4-5 साल से तो सेम स्टोरी दिख रहा है। तो इन लोगों को सुधरेगा नहीं। इन लोगों का आइलैंड को लेकर जो शो ऑफ करना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, आप सोचिए ना कि आपका जो यहाँ पे जो इनोग्रेशन हुआ है आपका रिसेंटली, हॉस्पिटल का जो इंटेंसिव केयर ब्लॉक अमित शाह जी इनोग्रेट किए, आप बताइए गैराचरमा हॉस्पिटल में वहां पे वो यूनिट बना के कोई फायदा है क्या? मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं लेटर लिखा था, मैं इंफॉर्मेशन दिया था कि ये केयर यूनिट जो है हैडो में खुलने वाला था, विदाउट एनी लॉजिक हैडो में खुलने वाला था। भाई हैडो में खोल के तुम क्या और एक प्रॉपर्टी का तमाशा बनाओगे क्या गवर्नमेंट फंड का? इंटेंसिव केयर यूनिट कहाँ होना चाहिए? आप बताइए, आपका नॉलेज क्या बोलता है? जो रनिंग हॉस्पिटल है, जो रेफरल हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में जहाँ पे आइलैंडर्स रेफर होके आते हैं, वहीं पे ना इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए। दरअसल इनको तो पता ही नहीं होगा कि इंटेंसिव केयर यूनिट का काम क्या है। अगर पता होता तो शायद वो गैराचरमा या हैडो जैसा जगह में प्लान नहीं करते। यहाँ पे आप सोचिए ना, ये अगर कॉलेज आप बोलते, देखिए पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए ये हेल्थ सेक्टर को लेके। आपको अगर ये पार्ट पूरा जीवी पंत हॉस्पिटल एनिम्स को देना है, 101% हैंडओवर करिए, ठीक है। डीएचएस को आप गैराचरमा भेजिए, यहाँ से जो डीएचएस का, बट एनिम्स भी तो डीएचएस के अंडर में ही आता है ना, ये दो अलग नहीं है। अंडर में क्यों रखना भाई, जब ये कंट्रोल बाय डीएचएस, तो कंट्रोल आपको कि यहाँ में रह के प्रॉपर्टी दखल करके होने वाला चीज को भी नहीं करके, देखिए ये दोनों में अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ में मटेरियल का पैसा कौन देगा। यहाँ पे डॉक्टर अगर नया आएगा तो डॉक्टर को सैलरी कौन देगा। यहाँ में तो प्रॉब्लम्स जब से यहाँ पे कॉलेज को हैंडओवर किया जीवी पंत, तब से तो ये दोनों में तो रेसारेसी यही हो रहा है, बीच में पीस रहे हमारे नॉर्मल पब्लिक। तो इसको एक आर या पार का एक डिसीजन लीजिए। ये हॉस्पिटल को अगर आपको कॉलेज को देना है तो गिव इट 100%, लेट देम टेक केयर ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द प्रोक्यूरमेंट इक्विपमेंट्स, ऑल द लेफ्ट एंड राइट ऑफ जीवी पंत हॉस्पिटल। कंट्रोल आप करिए ना, आपको यहाँ में बैठ के तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और इंटेंसिव केयर यूनिट मैं बोला था कि यहाँ पे जो डीएचएस का जो अभी डायरेक्टर का जो ब्लॉक है उसको खाली करा दीजिए, उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे भैया। वो ऑफिस को आप आयुष में करिए, वो ऑफिस को आप गैराचरमा में शिफ्ट करिए। ये पूरा यूनिट, ये पूरा जो डीएचएस का जो ऑफिस है, इसको आप इंटेंसिव केयर यूनिट बना दीजिए। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब क्या है? अगर सोचिए अभी बाजार में किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसको इमीडिएटली जो है लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट चाहिए, तो इंटेंसिव केयर यूनिट में चले जाएगा। वहां पे क्या करेंगे, बगल जो डॉक्टर्स ऑथोराइज रहेंगे उन लोग आएंगे, स्पेशलिस्ट लोग अटेंड करेंगे उसको, नॉट की जेआरस। आप बोलिए ना गैराचरमा में अगर ओपन होगा, जीवी पंत में डॉक्टर्स को रख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ओटी सही नहीं है, डॉक्टर्स आएंगे कैसे? तो गैराचरमा हॉस्पिटल में कैसे मेंटेन करेंगे भैया? यहाँ पे तो ऑलरेडी दो जगह पे आईसीयू है, तो अगर वहां पे बनता है आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर गैराचरमा में भी एक और बनता है तो उसमें दिक्कत क्या है? पेशेंट कहाँ आएगा? आपका डिगलीपुर का रेफर कहाँ जाएगा? गैराचरमा में जाएगा? नहीं, तो यहाँ से वे लोग अगर कम ऑक्यूपेंसी है तो फिर यहाँ से वो लोग वहां पे शिफ्ट करेंगे ना, उनका देखभाल वहां पे भी तो किया जा सकता है। शिफ्ट करना, ये वर्ड छोटा सा है, शिफ्ट करना। एक शिफ्टिंग में पेशेंट और उसका फैमिली मेंबर्स का क्या हालत होता है पता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे एक हैंगिंग केस है, हम नाम नहीं लेंगे, डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, एक हैंगिंग केस है। अब बोलिए अगर यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट गैराचरमा में रहता, ये आया था आपका जीवी पंत हॉस्पिटल, अब अगर वैसा पेशेंट को अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजना है तो यहाँ से एम्बुलेंस में फिर बाई रोड जाएगा गैराचरमा। गैराचरमा की कहाँ है भैया? कम से कम 8 to 9 किलोमीटर है आपका यहाँ से।
तो क्या मजाक समझ के रखा नहीं, अगर यहाँ पे बेड अवेलेबल है तो यहीं पे देखा जाएंगे, अगर नहीं हो तो एक्सेस बेड है ना ग्यारह में। बेड अवेलेबल नहीं रहने का लॉजिक में हम जाते क्यों है? यहाँ पे आपका देखिए ना, आपका जो आप चाहते हैं कि आईसीयू को बढ़ा दिया जाए। ऑब्वियसली बढ़ा दिया जाए, ये तो नॉर्मल ह्यूमन सेंस होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आईसीयू अगर ग्यारह में भी होगा तो वहां से जो लोग आके यहाँ पे आईसीयू में एडमिट होते हैं उनको इतना दूर नहीं आना पड़ेगा, वहीं पर उनका इलाज चलेगा? मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ में आपका विजयपुरम में जितने भी पीएससी सीएससी है सब जगह में आईसीयू बेड्स हो। बिल्कुल। तो दिक्कत मतलब आपको ये लग रहा है कि आईसीयू बना देने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर भी होनी चाहिए करके? ऑब्वियसली देखिए ना सर, यहाँ पे अगर आपका न्यूरोलॉजिस्ट या फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी हो, अगर कोई यहाँ पे आता है बाहर से डॉक्टर, वो तो आके सीधा बोलेगा कि भाई, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिस्ट, हम ऐसा ऑपरेशन थिएटर देख के ही वो बोलेगा भैया हम अपना नाम नहीं खराब करेंगे, हम यहाँ काम ही नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। यही तो हो रहा है। आपका यहाँ में ऑपरेशन थिएटर का हालत देखिए, और हर कितना डिपार्टमेंट्स है वो देखिए हॉस्पिटल में। सारा डिपार्टमेंट के लिए अगर आप बेड भी पकड़ रहे हो दो दो पेशेंट करके, तो कितना होता है? नियर अबाउट 12 से 14 बेड्स होना चाहिए। आप देखिए सर्जिकल आपका आफ्टर ओटी, पोस्ट ओटी जो होता है ना, पोस्ट ओटी बेड्स देखिए कितना है, 6 है। और डिपार्टमेंट्स कितना है? हर डिपार्टमेंट का दिन में 2 पेशेंट का तो ऑपरेशन होता होगा ना। तो बाकियों को कहाँ रखते हैं फिर ऑपरेशन? उसमें रखते हैं आपका जो आईसीयू का बेड का बाहर में जो और एक आईसीयू जैसा रखा हुआ है। आपके कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सैलरीज Spaces बढ़ाने वगैरह आ रहा है तो उनको जो है सैलरीज वगैरह मिलना चाहिए। आप तो प्रेजेंट काम करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ के सैलरी पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि उनको सैलरी नहीं मिली है, तो सैलरी नहीं मिलने की वजह से क्या उन्होंने काम छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ेगा? दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे है बोल के तो मैनेजमेंट का नाक अभी भी बचा हुआ है। तो वो डॉक्टरों को सामने आके बताना चाहिए ना कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, एंड जो भी पेपर वर्क है, एप्लीकेशंस है। डॉक्टर आके मीडिया के सामने बोलेगा, उसके बाद ये मैनेजमेंट का इतना गुर्दा है, इतना जिगर है कि उन लोगों को बोलेगा हाँ आई एम सॉरी, आप सही बोले मीडिया में, हम लोग जो है रेक्टिफाई करेंगे। इतना कलेजा है ये एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये मैनेजमेंट का? अगर है तो बोलिए, सारा डॉक्टर्स आके बहुत कुछ बोलेगा। सैलरी 1 महीना का नहीं आना मतलब ये होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि उनका ईएमआई रुक जाना, उनका जो भी प्लान्स वो सैलरी के ऊपर में डिपेंडेंट रह के जो वर्कर्स रहता है उनका बहुत कुछ मतलब जो है स्टॉप हो जाना वो मंथ के लिए, है ना? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? ये फंड इश्यूज क्यों आएगा? ना आप दवाई ठीक से ला पा रहे हो, ना आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सामान डॉक्टर्स के लिए ला पा रहा है, ना वो फंड वहां पे प्रॉपरली यूज हो रहा है, ना आप सैलरी दे पा रहे हो। मतलब ये फंड यहाँ पे आके वैनिश हो जा रहे हैं क्या? इससे पहले जब इनका ये सैलरी इशू हुआ था तब उन्होंने क्या बताया था? तब ठीक है, तब भी बोला गया था, लेकिन इस बार जो है दे आर वेरी मच अपसेट और ये डिस्कशन बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है ये डिस्कस मीडिया के सामने करना पड़ा है। देखिए, हेल्थ इश्यूज को लेके हम लोग जो बात करते हैं ये पब्लिक के बीच में पैनिक फैलाने के लिए नहीं करते हैं। अगर पैनिक फैलाने के लिए कर रहे हैं तो हमारा हर एक स्टेटमेंट को जांचा जाए प्रॉपरली। एक आइलैंडर जो देखेगा वैसा ही ना इंप्रेशन बनाएगा। हम तो काफी सारे मुद्दों को तो बाहर लेके नहीं आ रहे हैं, वाकई में पैनिक हो जाएगा। ये सब जब पानी लेवल मतलब जो है पानी का लेवल बढ़ जाता है ना एक लिमिट से, तब बोलना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ में क्रिटिकल जो पेशेंट यहाँ पे हैंग करके आए हैं उनका वर्टिब्रा जो है टूटा हुआ है, यहाँ पे उनका कुछ नसेस भी टूटा हुआ है। आप सोचिए ना, यहाँ पे कल सुबह से वो पेशेंट यहाँ पे है, मेडिसिन बोल रहे हैं यहाँ पे मुश्किल है रिकवर करना, और उनका जो वर्टिब्रा है ऑर्थो बोल रहे हैं कि इनको बाहर भेजना सही रहेगा। जब आप लोग का एक रफ आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट को यहाँ नहीं रख सकते, प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्यूरेबल ट्रीटमेंट जो है वो बाहर होगा, तो यहाँ पे आप 1-2 दिन 3 दिन रख के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है 2 दिन आप रखिए, लेकिन साथ साथ में एयरलिफ्ट का भी एक प्रोसेस होता है, एयरलिफ्ट के लिए भी टाइम लगता है। तो आप क्यों ये बेवकूफी करते हो कि आपको 2 दिन चाहिए, 2 दिन बाद आप साइन करोगे, उसके बाद जो है फॉर्म लिखोगे, उसके बाद और 2 दिन लगेगा एयरलिफ्ट के लिए, टोटल 4 दिन यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। आपके लिए 2 दिन ऑब्जर्वेशन में जा रहा है, उसको मैं वेस्ट नहीं बोलूंगा।
ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 2 दिन जा रहे हैं वो तो आपके लिए वेस्ट हो रहा है ना। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये चीज को कौन समझाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अंडमान एंड निकोबार में हेल्थ सेक्टर जो है, जैसा मोदी जी सोच रहे हैं ना, डिजिटलाइज्ड इंडिया, अंडमान एंड निकोबार में भी कम से कम हेल्थ सेक्टर को इतना डायनामिक करे कि पेशेंट्स को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कम झेलना पड़े। झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन कम झेलना पड़े। अंशुमन रॉय जी की बातों में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारा आक्रोश है एंड उम्मीद भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया। उन्होंने यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, आई एम श्योर ऐसे तो नहीं आके बोल रहे होंगे, एंड इन्होंने अंदर बातचीत की होगी कई डॉक्टरों से एंड कंफर्म किया होगा कि ये एक वैलिड इशू है, तभी उन्होंने आके इस बात को हमारे सामने रखा है, ताकि हम आप सबके समक्ष भी रखें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे किसी कारणवश जो है अब तक सैलरी नहीं मिली है, न जाने कितने महीनों की, उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर को अगर उनकी तनख्वाह नहीं जाएगी तो डेफिनेटली उनका जो है मोरल में इफेक्ट होगा। एंड जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे खुद के भी बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं पैसे अदा करने की, कई जगह पे ईएमआईज हो गया, रेंट हो गया, या कोई भी किसी से ली होगी या कुछ खरीदना होगा, तो वो सारे ब्लॉक होते हैं। तो इससे जो है डॉक्टर्स को मेंटल प्रेशर ज़रूर पड़ेगा, जिससे उनके काम में असर होगा। और अगर डॉक्टर के काम में असर हुआ तो यानी कि जो मरीज होते हैं उनके ऊपर तो 100% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले तो डॉक्टर ने एकदम स्वस्थ रहना है, मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से फिट रहना है, तभी वो जो है पेशेंट को अच्छे से देख पाएंगे। दूसरी बात अंशुमन जी ने बताया कि यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर के बाद में पोस्ट ओटी पेशेंट को जो है एडमिट किया जाता है कुछ दिनों के लिए, वो मात्र 6 बेड है विद प्रॉपर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड उनके हिसाब से इतने सारे विभाग है अलग अलग यहाँ पे, सबके भी अगर 2-2 पेशेंट एडमिट हुए तो हर प्रतिदिन बहुत सारे बेड की ज़रूरत होती है, मगर इसकी संख्या कम है, इसको बढ़ाया जाए। फिर अंशुमन जी का पॉइंट है कि यहाँ पे जो आईसीयू है ये भी कम है, बजाय इसके कि आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट हेडो में बनाए या 11 में बनाए, ज़रूर बनाए, उनका कहना है, वे मना नहीं कर रहे हैं, मगर इस अस्पताल में जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको तो फुलफिल करें, फिर दूसरी जगह बनाएं। एक क्यों 10 जगह बनाएं, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। एक बड़ी बात अंशुमन जी का ये कहना है कि आईसीयू जो यहाँ पर मौजूद है उसमें डॉक्टर्स की कमी है पेशेंट्स को देखने के लिए, ये इनका कहना है। जब यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है आईसीयू पेशेंट को देखने के लिए, तो वहाँ बना के बेफजूल का खर्च करना या ये किसी प्रकार की चालाकी है, जो इनका कहना है ये ना हो तो ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे जो आईसीयू फैसिलिटीज़ है उसको एक्सपैंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। एक पेशेंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक पेशेंट जो सुसाइड केस में यहाँ पे आया था, उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उसको जो है एयरलिफ्ट करना है। डॉक्टर ने जो है बता दिया कि उनको एयरलिफ्ट करना है, लेकिन एयरलिफ्ट करने के लिए जो एयरलाइंस को जो फॉर्म भरना पड़ता है उसमें डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है, मगर ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हम 2-4 दिन देखेंगे उसके बाद ही अप्रूवल देंगे। लेकिन देखते साथ उन्होंने कह दिया कि एयरलिफ्ट करना है, यानी कि आज ना कल ना 4 दिन बाद एयरलिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। तो 4 दिन बाद अगर उसको एयरलिफ्ट का डॉक्टर के तरफ से अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद एयरलाइंस जो है वो अपना और समय लेंगे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर ने देखते साथ कह दिया कि इनको पेशेंट को एयरलिफ्ट करना है, तो क्यों नहीं एयरलिफ्ट का अप्रूवल फॉर्म आज ही दे दिया जाए, अगले 2-4 दिन जो भी है वो देखें, तब तक साथ ही साथ वहाँ पे एयरलाइंस का भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगा, एंड जैसे ही यहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तुरंत जो है पीड़ित के परिवार वाले उसे मुख्य भूमि लेके जा पाएंगे। इस सिस्टम में अगर थोड़ी बहुत तब्दीली हो तो इससे जो है पेशेंट्स को, पेशेंट के परिवार वालों को ही फायदा होगा, क्योंकि जब हमारे पास सुविधा नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, अच्छी ऑपरेशन सुविधाएं नहीं है, तो और हमारे ही डॉक्टर्स हमारे ही अस्पताल से मुख्य भूमि रेफर करते हैं, तो इसमें थोड़ा सहूलियत क्यों नहीं लाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन के जब यहाँ पे पीड़ितों को रखा जाता है तो उन दौरान ही पेशेंट की मौत हो जाती है। और कई बार परिवार वालों ने बोला अगर डॉक्टर ने पहले ही हमें इजाज़त दी होती, डिस्चार्ज कर दिए होते हमारे सगे संबंधी को यहाँ से लेके जाने की, तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी। ये इल्ज़ाम कई बार लग चुका है जीबी पंत अस्पताल में। कई बार लोगों ने यहाँ पे अपने परिजनों की मृत्यु के बाद में बाहर आके उन्होंने हंगामा किया है। क्या हमारा जीबी पंत मैनेजमेंट इस पर सोच विचार करेगा? क्या उनको लगता है कि ये मांग सही है या नहीं है? देखिए, मैं इसमें और एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ
ये वाला कंट्रोवर्सीज, ये जो आलोचक का बात बोले हैं ना, ये क्यों आना है? ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये हेल्थ मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आज तक जो भी हम लोग कंप्लेंट्स किए हैं, इसका पीछे में रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या उन लोग एक भी कंप्लेंट्स को उन लोग हैंडल किए हैं? एक भी कंप्लेंट्स को जो है उन लोग ये समझे हैं कि ठीक है चलो, ये लोग जो बोलते हैं इससे पैनिक तो फैलता है कि, लेकिन हमें पता है कि ये जो बोल रहा है ये सही है। उन लोग खुद अपना आत्मा से पूछे, अपना दिल से पूछे कि हम लोग यहाँ पे आज तक जितने भी कंप्लेंट्स किए हैं, जो भी इश्यूज रेज किए हैं, क्या उन लोगों को सच में नहीं पता है कि ये सब वाकई में नहीं हो रहा है? तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली जो है हमारा जो कंप्लेंट्स रहता है उसको इग्नोर करके वो कवर अप करने का कोशिश क्यों करते हैं? अगर वो चीज ये करना बंद कर देंगे और हमारे बातों पर, हो सकता है हमारे 100 कंप्लेंट्स में हो सकता है कि 10-15 कंप्लेंट्स ऐसा हो कि गलत हो, क्योंकि हम तो और ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए नहीं है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट सही हो। मेरा ये कोशिश नहीं है कि ये मैनेजमेंट खत्म हो या खराब हो। जब हमारा सोच, हमारा जो विचार है वो नेक है, वो सकारात्मक है, तो वो काम को भी आप सकारात्मक वे में करिए ना। आप बोल रहे हो कि यहाँ में डॉक्टर्स नहीं आना चाहता है, तो सॉल्यूशन कौन करेगा? अंशुमन करेगा? सॉल्यूशन कौन करेगा? ये मीडियास करेगा? वो हमें भी पता है हम नहीं करेंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहा है देख के हम जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है। तब भी अगर उसका कान में नहीं जा रहा है, तब भी उनका डिग्निटी को ये नहीं लग रहा है कि भैया ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए, तब तो भाई ये तो फिर मौत का कुआं जो हम बोलते हैं वही सही है। एक आखिरी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, एंड ये मुझे खुद बहुत खराब लग रहा है जब मैंने अंशुमन जी को सुना कि यहाँ पे मात्र एक गैस की दवाई नहीं है। गैस एक ऐसी दवा है जो अगर हम पैरासेटामोल भी खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए गैस की दवा दी जाती है। गैस की दवा कई सारे दवाइयों के साथ में डॉक्टर खुद प्रेस्क्राइब करते हैं कि अगर आप ये दवाई खा रहे हो तो उसके बाद में एक ये गैस की दवा जरूर खा लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है रिकवरी के दौरान हमारा बॉडी जो है एक्सेस गैस प्रोड्यूस करता है, जिसका बाहर निकलना जरूरी होता है, वरना वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। तो और अगर ये दवाई नहीं है तो फिर बाकी की दवाइयां किस गारंटी पे डॉक्टर्स दे रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि पैरासेटामोल में भी डॉक्टर जो है पैरासेटामोल खाने के बाद में कहते हैं कि एक गैस की दवाई जरूर खा लेना कई केसेस में। क्या ये वाकई में यहाँ पे क्या गैस की दवाई तक नहीं है? तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। एंड मैं हमारे MS साहब से, MS सर से, हमारे एनिम्स के जितने भी आला अधिकारी हैं, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस DHS के जितने भी आला अधिकारी हैं, DHS के डायरेक्टर साहब हैं, एंड सबसे बड़ी बात सेक्रेटरी हेल्थ, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन सारी बातों पर, इन सारे इल्ज़ामों पर जो अंशुमन रॉय जी ने आज यहाँ पर उठाई है, प्लीज़ गंभीरता से संज्ञान लीजिए और इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाइए। वरना जीबी पंथ में ऐसे तो आलोचनाओं की कमी नहीं है, आलोचकों की कमी नहीं है, उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है, उनके ऊपर में अपनी नकारात्मक कमेंट्स देने वालों की कमी नहीं है। क्या हम इसे बढ़ाना चाहते हैं या इस पर हम सुधार लाना चाहते हैं? ये हमारे एनिम्स, DHS एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सोच विचार करना पड़ेगा। इसकी अपडेट के लिए हम आपके पास एक बार फिर जरूर आएंगे। हम ये भी प्रयास करेंगे कि डायरेक्टर एनिम्स, डायरेक्टर DHS या सेक्रेटरी हेल्थ से हम बात करें एंड उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो हम आप लोगों के समक्ष रखें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।